हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास जैसे कि हमने बताया था जब कोर्स लॉन्च करते हुए नाबार्ड ग्रेड ए का कि हम आपको कुछ क्लासेस यूट्यूब पे देंगे। 5 से 6 क्लासेस हम आपको देने वाले हैं यूट्यूब पे। तो उसकी आज हम पहली क्लास लेके आए हैं और ये नाबार्ड ग्रेड ए की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2021 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें हम जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सोशल इशू वाला जो पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें से इसका तो आपको हम पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज़ देंगे और ईएसआई का तो हम आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। क्लियर है? कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख लीजिए कोर्स लॉन्च वाला, क्या फीचर्स है, क्या ऑफर है। स्पेशल ऑफर भी रखा है आज के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला हम एनिमल हस्बेंड्री सबसे पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि जनरली अभी जो एग्ज़ाम्स हुई एफसीआई वगैरह की तो बच्चा जो है उसमें अपना जनरल एग्रीकल्चर है, सोइल साइंस है वगैरह पहले से पढ़ा हुआ है और जनरली जो भी बच्चा बीएससी एजी किया है वो उसका एग्रोनॉमी सोइल साइंस पढ़ा हुआ रहता है। ये वाला जो पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आज के टाइम पे क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को काफ़ी प्रमोट कर रही है। ठीक है, सब पे बात करेंगे आगे की। तो सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट करेंगे और कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको यहाँ पे 40 डेज़ का जो है हमारा एक स्टडी प्लान है एआरडी को लेके कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड के लिए उसको हम 40 डेज़ के अंदर कैसे कवर करेंगे। तो सबसे ये आपके सिलेबस के टॉपिक है सारे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो है वो मतलब जर्नल एग्रीकल्चर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? जनरल एग्रीकल्चर। अब उस जनरल एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल डेज आएंगे, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ एग्रीकल्चर आएंगे, बहुत सारी अवार्ड्स आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड फूड अवार्ड्स भी आएगा, आईसीआर अवार्ड्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो वो उसको हम कवर करेंगे, लगभग 5 डेज़ उसमें लगेंगे। 5 डेज़ में हम उसको कंप्लीट कवर करेंगे। क्लियर है? और वो जब ये जनरल एग्रीकल्चर जिस दिन हमारा कंप्लीट होगा 5 डेज़ में से 5वें दिन जब ये कंप्लीट होगा उस 5th डे हम आपको कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर का टेस्ट प्लस इंक्लूडिंग ईएसआई का टेस्ट, मतलब 40 क्वेश्चन ये रहेंगे प्लस 40 क्वेश्चन आपके ईएसआई रहेंगे। आपकी सब्जेक्टिव तैयारी करवाएंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। सोयल साइंस, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप कोर्स जब लोगे या कोर्स जिन बच्चों ने लिया हुआ है कोर्स के अंदर ऑलरेडी सोयल साइंस के सारे नोट्स वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। 1-2 दिन के बाद उसका हम सोयल साइंस का कंप्लीट टेस्ट प्लस ईएसआई का टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर। वाटर रिसोर्सेज इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया है और जो टेस्ट है टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग हम कंडक्ट करेंगे। फिर एक फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसको 2 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। हॉर्टिकल्चर को 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। टेस्ट भी हम देखो किस तरीके से हमने टेस्ट को भी अरेंज किया है, इसी अकॉर्डिंग आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे ताकि आपकी सब्जेक्टिव और ओवरऑल भी प्रिपरेशन हो। क्लियर है? तो ये पूरा हमारा क्या प्लान है एनिमल हस्बेंड्री 3 to 4 डेज़ जैसे कि आज हमने शुरू किया है तो 3 से 4 दिन में एनिमल हस्बेंड्री हम कंप्लीट कर देंगे कोर्स के अंदर। यूट्यूब पे तो हम 3 से 4-5 लेक्चर ही दे पाएंगे, 5 दिन लगेंगे 5 लेक्चर में, लेकिन कोर्स के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, वही लेक्चर आपको यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। फिशरीज 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। इकोलॉजी फॉरेस्ट्री को 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। इकोलॉजी 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। एक्सटेंशन 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें रिसेंट का एग्रीकल्चर का डाटा भी है, करंट अफेयर्स का वो भी आएगा। और करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है मैंने 6 महीने का करंट अफेयर्स यूट्यूब पर डाल रखा है। जनवरी टू लेके जून तक का पूरा करंट अफेयर्स की वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएगी। रूरल डेवलपमेंट अपन 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट है? तो ये एक प्लान है हमारा 30 डेज़ का, ठीक है। टोटल ये 30 डेज़ का है तो प्लस इसमें 5 ले लीजिए क्योंकि किसी दिन छुट्टी हो सकती है, किसी कुछ और चीज़ हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 35 डेज़ में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 90% चांसेस में हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद आपके पास 5 to 10 डेज़ बचेंगे। तो 5 to 10 डेज़ में आपके हम फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करेंगे जितने भी हो जाएंगे। वैसे तो हम 8+ कंप्लीट करेंगे। टोटल हमने 20 टेस्ट देने की बात की, 12 टेस्ट तो आपके ये हो जाएंगे और लास्ट 10 डेज़ में हम आपको 8 या 10 टेस्ट फुल लेंथ दे देंगे ओवरऑल, ताकि जो भी आपके दिन बचेंगे 8 से 10 दिन एग्जाम के पहले आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लो। आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी, कितना आपसे आता है कितना आपसे बनता है। वो ओवरऑल जो टेस्ट रहेंगे उसमें आपको 40 जो रहेगा एआरडी रहेगा, 40 जो रहेगा वो आपका ईएसआई रहेगा और प्लस जो रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा। हम आपको जो मेरिट लिस्ट जिससे डिसाइड होगी उसका पूरा टेस्ट आपको यहाँ पे देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा प्लान है, इस प्लान को फॉलो करेंगे, है ना। अगर हो सकता है 1 आध दिन आगे पीछे हो सकता है बट इस प्लान को हम फॉलो करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमें कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ पढ़नी है और हम कैसे कैसे कवर करवाएंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री के सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस, रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, जैसे आपके सिलेबस में दिया है कि फार्म एनिमल्स एंड उनका रोल क्या है जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसके अंदर। तो जनरल थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे
कि एनिमल जो है, हमारे एनिमल हस्बेंड्री है, उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है और क्यों गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा इसको फोकस कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है, इसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, वो इसी से पॉसिबल हो पाएगा। सिर्फ फार्मिंग करने से, सिर्फ खेती करने से वो पॉसिबल नहीं है। इसको कहीं ना कहीं उनको हायर लेवल पे इंक्लूड करना पड़ेगा फार्मर को, तभी वो जो है अपनी फार्म की इनकम डबल कर सकता है। ठीक है, तो इसको, इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इस सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये जो सेक्टर है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ये एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर के इक्विवेलेंट है। मीन्स कई बार तो इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन इससे एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब जैसे आ जाता है बूल क्या किसे कहते हैं हम, बुलोक क्या होता है, सर्विंग क्या होता है, मेटिंग क्या होता है, पास्चुराइजेशन क्या होता है, ये ऐसे टर्म्स है। जैसे जो हम क्या बोलते हैं, हॉर्स के अंदर मेटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिग के अंदर मेटिंग होती है उसको क्या होती है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, कुछ टर्म्स तो हम आज डिस्कस करेंगे जो एनिमल यूज़ होते हैं, और बाकी जो टर्मिनोलॉजी जनरल जैसे सर्विंग क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीटली जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सारी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ब्रीड, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड आपके कोर्स में दिया हुआ है कि ब्रीड का क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हमें करना है। क्लियर है, कैसे ब्रीड का क्लासिक। तो ब्रीड में हम कैटल पहले पढ़ेंगे, देन बफेलो, देन उसके बाद सीप, गोट, ये कंप्लीट करेंगे। देन साथ ही में उसके बाद उनकी एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग मतलब उसमें आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग जितनी भी होती है सब सारी चीज़ पढ़ेंगे। ग्रेडिंग अप क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ग्रेडिंग अप से पूछा जाता है। फिर एनिमल न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड केयर पे भी बात करेंगे, उनके फ्लोर स्पेस कितना चाहिए, मैनेजमेंट एंड केयर पे बात करेंगे, वही सारी चीज़ें। डीहॉर्निंग क्या होता है, उनके जो अपना फूट एंड काफ होता है, गाय के साथ जो बछड़ा रहता है, हिपर क्या होती है, तो सब सारे टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे। न्यूट्रिशन में मतलब कि कितना न्यूट्रिशन उनको चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, राशन क्या होता है, वन टाइम डाइट क्या होती है, सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन में, मतलब उसके फीड और फोडर के बारे में। फिर उनके डिजीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिजीज़ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं पर पढ़ना जरूरी है, डिजीज़ से क्वेश्चन आएगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रानीखेत डिजीज़ है, जो है फूट एंड माउथ डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें, बैक्टीरियल सारी चीज़ें, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जनरली लिस्ट आउट करेंगे। पोल्ट्री उसके बाद पढ़ेंगे सारे, फिर पोल्ट्री की डिजीजेस पढ़ेंगे, और देन लाइव स्टॉक सेंसस। लाइव स्टॉक सेंसस जो हमारा भी जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे कि जनरल टर्मिनोलॉजी तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा कल, उसके बाद हम जैसे ब्रीड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लो कैटल पढ़ रहे हैं, कैटल, काऊ और बफेलो पढ़ रहे हैं, तो काऊ और बफेलो की टर्मिनोलॉजी पूरी की पूरी वहीं पढ़ेंगे उसी के साथ। ठीक है, क्योंकि रिलेट कर जाता है। फिर जब हम सीप पढ़ेंगे तो सीप की जो टर्मिनोलॉजी सारी सीप के साथ पढ़ेंगे, गोट की टर्मिनोलॉजी गोट के साथ पढ़ेंगे, पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी पोल्ट्री के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उसको, जब हम चीज़ें याद करते हैं तो वो रिलेट कर जाती है और हमें ईजिली याद कर पाते हैं। क्लियर है, नोट्स के अंदर आपको एक साथ भी मिल जाएगा, और जो है कैटल ब्रीड वाइज जो है क्लासीफाई हम करेंगे उसमें भी आपको अलग भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री हमारा। तो शुरू करने से पहले जैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया आपको, और करंट अफेयर पार्ट्स में से काफ़ी क्वेश्चन जब भी एफसीआई एग्जाम में पूछे गए, है ना, तो मिनिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, तो मिनिस्ट्री आपको पता होना जरूरी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें मिलेगी, जैसे इसकी मिनिस्ट्री हो गया, इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनिमल हस्बेंड्री के, वो सारे हमको एनिमल हस्बेंड्री वाले जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर कवर करवा देंगे। क्योंकि अलग से एक साथ पूरी लिस्ट आपको दे दें और बड़ा आप उस सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट याद करो तो वो याद नहीं हो पाता है। जब हम इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, जब हम सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें याद करेंगे, जब आप घर पे भी लर्न करोगे सब्जेक्ट वाइज, तो आपको 4, 5, 6 इंस्टीट्यूट ही पढ़ना पड़ेंगे और वो इजीली याद हो जाते हैं। आपको लिस्ट में नोट्स में दे दूंगा, जब जनरल एग्रीकल्चर के नोट्स मिलेंगे उसमें आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, और जब कोर्स वाइज पढ़ेंगे तो कोर्स वाइज भी आपको सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्कीम जो है वो स्कीम भी हम सारी जो है सब्जेक्ट वाइज करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो सारी हम कोर्स के साथ ही सब्जेक्ट के साथ कवर करेंगे। एक साथ स्कीम, बहुत सारी स्कीम है, उनको कवर करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो सब्जेक्ट के साथ लेके चलेंगे, तो क्योंकि चीज़ें रिलेट कर जाती है तो इजीली याद होती है। क्लियर है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी है। कि कौन, किसको बनाया गया, ये अभी चेंज हुए हैं। पहले जो पुरुषोत्तम रूपाला जी साहब थे ये स्टेट मिनिस्टर थे, याद रखना क्या थे, ये स्टेट मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के,
स्टेट मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, और इनके साथ और कौन है स्टेट मिनिस्टर? कैलाश चौधरी जी हैं इनके साथ स्टेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर के। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। और इनसे पहले जो है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फिशरी के मिनिस्टर कौन थे? कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज साहब थे। कौन थे? गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह जी जो थे इस एनिमल हस्बेंड्री क्या थे? कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनको यहाँ इस पद से हटाकर किनको दे दिया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी को दे दिया है। अब इनके पास कौन सी मिनिस्टर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, याद रखना वो भी आपका टॉपिक है। तो गिरिराज सिंह जी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के। क्लियर? इसके एनिमल हस्बेंड्री के जो स्टेट मिनिस्टर वो कौन है? तो एल मुरुगन साहब जो है वो है, और संजय कुमार बलियान साहब, ये दोनों जो है स्टेट मिनिस्टर है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट के। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट मिनिस्टर भी पूछी गई है, PFCI के एग्जाम में स्टेट मिनिस्ट्री भी आपसे पूछी गई है। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, है ना। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? देखो, जैसे बेसिकली जनरल सेंस पे बात करें ना, तो हम इंसान जो होते हैं वो काफ़ी स्वार्थी होते हैं। हम उसी चीज़ को अपने पास रखते हैं जिस चीज़ से हमें क्या मिलता है? कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, हर किसी को तो हम नहीं पाल रहे ना, रोड पे कई सारे आपको जानवर दिखेंगे। हम उन्हीं जानवरों को पाल रहे हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, जिससे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो। मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही तो हम सारी चीज़ें करते हैं। आप देखिए, अगर आपके घर पे भी एनिमल है, तो जो एनिमल दूध नहीं देता है या जो एनिमल किसी काम में यूज़ नहीं होता है, उस एनिमल को हम ना तो ठीक से खाना देते हैं, ना ही ठीक से उसकी केयर करते हैं। क्योंकि हम स्वार्थी हैं। क्लियर है? तो ये एक, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री क्या है? वही चीज़ है कि कुल मिला के हमें जिस एनिमल से फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमारी अर्निंग हो रही है, उस एनिमल को हम क्या करते हैं? पालते हैं। उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री क्या है? हम अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए जब हम पशुओं को पालते हैं, जैसे कि क्या हो गया उसमें, हम दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, और क्या और भी फूड प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए पालते हैं, अंडे के लिए पालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है? तो यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है, विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, फार्मिंग, केयर ऑफ फार्म एनिमल, जैसे कि केटल का करते हैं, डॉग का हंटिंग में यूज़ होता है, सीप हो गया, हॉर्सेस हो गया, बाई ह्यूमन, हमारे द्वारा, मानव के द्वारा इनको पाला जाता है। किसके लिए? इकोनॉमिक पर्पज। इकोनॉमिक पर्पज क्या हो गया? मांस के लिए पालेंगे, फाइबर के लिए पालेंगे, ईक के लिए पालेंगे, मिल्क के लिए पालेंगे, और अदर फ्रूट प्रोडक्ट के लिए हम इनको पालते हैं। पालने के साथ जब हम इनको पाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? इनसे फ़ायदा चाहिए, आर्थिक लाभ चाहिए, मिल्क ज़्यादा चाहिए, इनसे हमें मांस ज़्यादा चाहिए, हमसे इनसे वूल ज़्यादा चाहिए। तो सीधी सी बात, हमें अच्छी ब्रीड चाहिए। अच्छी ब्रीड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करवानी पड़ती है? अच्छी ब्रीड से ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, अच्छे से उनकी फार्मिंग करना पड़ती है, मतलब उसकी अच्छे से उनको अच्छे से उनका फ्लोर स्पेसिंग, हेयर, वो सब सारी चीज़ अलग से उसके लिए बनाना पड़ेगी, और उनकी अच्छे से क्या करनी पड़ेगी? केयर करना पड़ेगी। तभी वो हमें क्या देंगे? ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया कि जो एनिमल हमें फ़ायदा नहीं देता है, उसको ना तो हम ठीक से खाना देते हैं, ना ही उसके हम केयर करते हैं। लेकिन जो एनिमल हमें फ़ायदा देता है, लाभ पहुँचाता है, उसके हम केयर भी, उसको नहलाना धुलाना सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। ठीक है? टाइमली उसको डॉक्टर से का विजिट भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री क्या हो गया? वही हो गया कि जब हम अपने आर्थिक लाभ के लिए पशुओं को पालते हैं, जैसे कि अपना मीट हो गया, मांस हो गया, और दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, जिससे हमें आर्थिक लाभ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री को हम लाइव स्टॉक राइजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है? लाइव स्टॉक राइजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहा जाता है। तो ये जस्ट डेफिनेशन थी कि लाइव एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका रोल क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो पहले मैं बात करूं अपने पर्सपेक्टिव से, जनरल सेंस में बात करूं। देखो, एक फार्मर है, समझना अच्छे से, एक फार्मर ए है, क्लियर है? अच्छे से समझना, एक फार्मर बी है। जस्ट मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको रोल समझ में आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री क्यों हम कर रहे हैं। एक फार्मर ए, एक फार्मर बी है। ये फार्मर ए जो है ये क्या करता है? फार्मिंग करता है। क्या करता है? फार्मिंग करता है। सिर्फ फार्मिंग करता है, मतलब क्या करता है? ये क्रॉप लगाता है, क्रॉप लगाता है। और मैंने ले लिया यहाँ पे कि इसने खरीफ सीज़न में सोयाबीन लगाई। ठीक है? इसने खरीफ सीज़न में क्या लगाई?
सोयाबीन लगाई। ये फार्मर है जो फार्मिंग करता है, क्रॉप लगाता है, और इसने कौन सी क्रॉप लगाई खरीफ सीजन में, ये लगाई, ठीक है, सोयाबीन क्रॉप लगाई। फार्मर बी है, ये जो फार्मर बी है ये फार्मिंग तो करता है, प्लस क्या करता है, एनिमल रेयरिंग भी करता है, एनिमल रेयरिंग भी करता है। मतलब यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, वही चीज़ क्रॉप लगाई इसने, मैंने मान लिया यहाँ पे कि इसने भी खरीफ क्रॉप में क्या लगाई, सोयाबीन लगाई। समझना अच्छे से, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और इसके पास क्या है, यहाँ पे 2 जो है मिल्च एनिमल है, दूध देने वाले पशु इसके पास हैं 2। समझना अच्छे से, समझना, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और फार्मर्स को एनिमल क्यों रखना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 मिल्च एनिमल देता है, तो इन 2 मिल्च एनिमल से इसको पर डे जो है 20 लीटर्स मिल्क मिलता है। एक जस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, जो क्या प्राइस रखता है 40 रुपीज़ पर लीटर, तो उसकी इनकम कितनी हो रही दूध से, 800 रुपीज़ पर डे। कितनी हो रही, 800 रुपीज़ पर डे। अगर मैं ईयर की बात करूँ तो ईयर में इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इसका मैं 50% मान लेता हूँ, 400 इसका एक्सपेंडिचर है पर मंथ, तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, 400 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का कितना हो गया, 12,000 रुपये पर मंथ ही ले लेते हैं, ठीक है। 12,000 रुपये पर मंथ इसकी क्या होगी, इनकम होगी, पर महीने की 12,000 रुपये इनकम होगी, किससे, सिर्फ एनिमल से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसने भी सोयाबीन क्रॉप लगाई, इसने भी सोयाबीन क्रॉप लगाई, तो यहाँ पे इसको क्या फ़ायदा है, ये दोनों क्या है, इंटीग्रेट होंगे मतलब कि यहाँ सोयाबीन का जो रॉ मटेरियल रहेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा, भूसा रहेगा, उसको वो कहाँ यूज़ करेगा, अपने एनिमल की फीडिंग के लिए, और इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब जो एक्सक्रीटा होगा, डंक होगा, गोबर होगा, उसको किसके लिए यूज़ करेगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के लिए। तो इस फार्मर को मैन्योर और फर्टिलाइज़र का खर्चा नहीं आएगा, 0। इसके पास एनिमल नहीं है तो ये क्या देगा, इसमें फर्टिलाइजर्स देगा, तो फर्टिलाइज़र देगा तो फर्टिलाइज़र की इसको क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो सीधी सी बात, इसको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इसको फर्टिलाइज़र का पैसा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, मान लो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल हैजार्ड या क्लाइमेटिक बोल सकते हैं, आपदा आ गई, या नेचुरल क्लैमिटीज़ बोल सकते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई, ठीक है, आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हाई रेनफॉल हुई, सोयाबीन की क्रॉप जो हो गई वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ फार्मर की इनकम क्या हो गई, 0। क्या हो जाएगी फार्मर की इनकम, 0। यहाँ पे इसकी क्रॉप भी क्या हो गई, हाई रेनफॉल की वजह से डैमेज हो गई, लेकिन यहाँ पर फार्मर की इनकम जो है 0 नहीं होगी। यहाँ पे कितनी है उसकी, पर मंथ 12,000 रुपये उसकी इनकम रहेगी। तो ये जो फार्मर है वो सर्वाइव कर जाएगा, ये फार्मर सर्वाइव नहीं करेगा, इसे ये क्या करेगा, सुसाइड करेगा, या जो भी हो इसका कर्जा होगा, कर्जा लेगा घर को चलाने के लिए, क्योंकि इसकी क्रॉप जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। इसकी क्रॉप तो ख़राब हो गई, लेकिन ये जो है 408 ओके, थोड़ा सा ब्लिंक करेगा बच्चों। तो इसकी क्रॉप खराब होने से क्या हो गया, इसकी इनकम 0 हो गई। बट यहाँ पे जो हुआ, इसके साथ भी वही कंडीशन हुई कि नेचुरल क्लैमिटीज़ हुआ, हेवी रेनफॉल की वजह से इसकी भी क्रॉप खराब हुई, लेकिन इसके पास 2 मिल्च एनिमल थे, जिसकी वजह से इसको हर महीने 12,000 रुपये की इनकम होती थी। ये सर्वाइव कर जाएगा, अपनी फैमिली को सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव करवा लेगा, खाना उनको प्रॉपर दे पाएगा। ये अपनी फैमिली के लिए जो है, इसकी फैमिली या ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल हस्बेंड्री का, समझ में आ रहा होगा, है ना। हमने कई बार ऐसा देखा है कि आपदा होने की वजह से या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से फसल पूरी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई ना, उसका मुआवजा मिल पाता। लेकिन अगर उसी फार्मर के पास 2 या 3 एनिमल है, मिल्च एनिमल है, तो अपने फैमिली को वो सर्वाइव, फैमिली के साथ वो सर्वाइव कर लेता है। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पे मैं। देखो एनिमल से हमें मिलता क्या है, क्या मिलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं फूड। फूड में क्या मिलता है एनिमल से हमको, क्या मिलता है, मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, मिल्क में हम फर्स्ट नंबर पे हैं, मिल्क में हम वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे हैं, मीट में 5th नंबर पे हैं, और एग में
3rd नंबर पे। क्लियर है? सारी चीज़ मैं आप बताऊंगा, लेटेस्ट डाटा भी आपको करवाऊंगा जब 20th लाइफ स्टॉक करवाएंगे। तो एनिमल से हमें क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, इसकी वजह से हम उसको कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन है। आगे सारी चीज़ बताऊंगा, लेटेस्ट डाटा भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनके अलावा हमें इनसे क्या मिलता है? हाइड्स एंड स्किन। हाइड्स एंड स्किन मतलब इनसे हमें क्या मिलता है? वूल, हेयर, स्किन इनकी हमें मिलती है। ठीक है, जैसे सीप से वूल मिलता है, हेयर भी उसी से मिलता है। स्किन की बात करें तो हम उनकी चमड़ी का भी यूज़ करते हैं, है ना, उनकी चमड़ी का भी यूज़ होता है। तो ये हाइड्स एंड स्किन का भी हमें क्या मिलता है? एनिमल से मिलता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है? एग्रीकल्चर के अंदर हम इसका कैसे यूज़ करते हैं एनिमल हस्बेंड का? जैसे मैंने बताया कि क्या होता है? वूल होता है ना। वूल जो है एग्रीकल्चर का बैकबोन है। क्योंकि वूल हम यूज़, एक बुल होता है, एक बुलोक होता है, याद रखना, दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों के टर्म्स बताऊंगा। एक बुल होता है, एक बुलोक होता है। आप बुलोक को जनरली क्या समझते हैं? बुलोक को आप जनरली क्या समझते हैं कि भाई जो दो बैल होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो बुलोक होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है, बुल जो होता है वो अनकास्ट्रेटेड होता है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? मेटिंग के लिए ही करते हैं। बुलोक जो होता है वो कास्ट्रेटेड एनिमल होता है, जिसका बदिया कर दिया गया है, अब वो मेटिंग नहीं कर सकता, उसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। तो एग्रीकल्चर में हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन नाउ डेज क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, मैकेनिकल पावर खेती में यूज़ होने लगा, ट्रैक्टर, कंबाइनर, हार्वेस्टर सब आ गए हैं, तो इनका यूज़ कम हो गया है, अब ये जनरली दिखते भी नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, इनको भी प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट देखो, अभी पेट्रोल 110 रुपये के आसपास होने आ गया, 106 रुपये पे, डीजल 104-105 रुपये हो गया। तो कब तक आदमी जो है मैकेनिकल पावर से भी कर पाएगा? जो छोटा किसान है, मतलब मैं मानता हूँ कि 30% जो फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स से भी नीचे कैटेगरी में आते हैं, वो जो है इन पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं, तो सीधी सी बात है, वो एनिमल की रेयरिंग करते हैं, एनिमल को पालते हैं, गोट को पालते हैं, सीप को पालते हैं, जिससे उनका जो है घर चलता है। क्लियर है? तो एग्रीकल्चर में इस तरीके से यूज़ होता है। स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा जल्लीकट्टू, है ना। जल्लीकट्टू आपने मूवी भी देखी होगी, विजय सेतुपति की जल्लीकट्टू के लिए जब, मतलब मान लो जब कोई एक वहाँ पे तमिलनाडु में जब एक बैल मरा था, तो पूरा तमिलनाडु जो है उसकी सब यात्रा में गया था। क्यों? क्योंकि वो जल्लीकट्टू का उसी में था। वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको बैन भी लगा दिया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बैन हटाना पड़ा। तो स्पोर्ट्स में भी इनका यूज़ होता है, इनका अपना एनिमल्स का। तो कहाँ किस तरीके से इनका यूज़ होता है एग्रीकल्चर का, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके डाटा जो है हम पढ़ेंगे सेंसस के अंदर लेटेस्ट। इनका एनिमल जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, आगे देखते हैं इनका लेटेस्ट डाटा हम। जैसे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है टोटल कितनी है, ये 20th लाइव स्टॉक 20th जो सेंसस था उसके बेसिस पे है। तो टोटल जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो कितनी है? 535.78 मिलियन। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की, इसके अंदर इतने सारे एनिमल्स हैं, जिससे हमें क्या होगा, जो मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अभी बात करेंगे जीडीपी की कि कितना इन लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, मतलब गवर्नमेंट्स को इससे कितना बेनिफिट्स हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं काऊ कितनी है। नंबर ऑफ काऊ की बात करें तो ये है, काऊ में दोनों आ जाएगा, मेल और फीमेल दोनों। तो 192.49 मिलियन जो है वो है कैटल्स है, काऊ है। सेकेंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में अगर कैटल पॉपुलेशन की रैंक की बात करें, कैटल पॉपुलेशन में, तो इंडिया सेकेंड नंबर पर है। बफेलो बात करें तो 109.85 मिलियन टन है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बफेलो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ही है। गोट पॉपुलेशन 148.88 मिलियन टन, सीप की पॉपुलेशन 74.26 लाख मिलियन टन। तो ये सारे जो डाटा हैं हम जब सेंसस के अंदर फिर से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जब हम बात आता है, रोल क्या है, तो ये कंट्रीब्यूशन है एनिमल हस्बेंड्री का इंडिया की इकोनॉमी में। तो इतने सारे पॉपुलेशंस हैं, अब यहाँ पे कैटल है, यहाँ पे काऊ है, बफेलो है, सीप है, गोट है, सारी चीज़ें हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा। तो मैं बात करता हूँ कि लगभग 20 मिलियन पीपल जो है वो लाइव स्टॉक से अपना जीवन चला रहे हैं। लगभग 20 मिलियन लोग जो हैं वो अपना जीवन जो है किस पे आधारित है, इन पशुपालन करके या लाइव कर, मतलब 30% मान सकते हैं अपन, 25 to 30% जो लोग हैं वो इसी पर निर्भर हैं, जो मार्जिनल फार्मर है या लैंडलेस लेबर है। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोवाइड मतलब एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो लाइव स्टॉक पर है। एग्रीकल्चर का भी 2/3 हिस्सा लाइव स्टॉक से मिलता है, लाइव स्टॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है, 8.8 लगभग 9% पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। लाइव स्टॉक
जो हम पशुपालन करते हैं या जो भी डेयरी साइंस आ गया सारा इसके अंदर आता है, वो जो है 9% तक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो सीधी बात है इंडिया की इकोनॉमी में इसका रोल क्या है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.2%। नेशनल जीडीपी में 4.2% कंट्रीब्यूशन किसका है? लाइव स्टॉक का है। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री सेक्टर दोनों को मिला दें तो नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 4.2%। 30% ऑफ फुल एग्रीकल्चर जीडीपी। एग्रीकल्चर जीडीपी का कितना परसेंट है? 30% है। मतलब 4.2% तो वो क्या कर रहा है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एग्रीकल्चर जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर जीडीपी हमारा 20% पे पहुंच गया है, याद रखना, ठीक है। लेटेस्ट डाटा है 20.02%, तो उसका 30% करीब ये है, ठीक है। लाइव स्टॉक आर द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट दी वेगरीज ऑफ नेचर, ड्रॉट, फेमाइन एंड अदर नेचुरल कैमिटीज़। जैसे कि मैंने बताया लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का काम करता है। पूरा एग्जांपल लिया था फार्मर ए और फार्मर बी। जो फार्मर सिर्फ फार्मिंग करता है, अगर मान लो वहाँ पे कोई नेचुरल कैमिटीज़ हो गया, फेमाइन आ गया, द्रोथ हो गया, सूखा पड़ गया, उसकी फसल खराब, फार्मर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी इनकम जीरो हो जाएगी, उसको सुसाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो लाइव स्टॉक है, दो भी लाइव स्टॉक रखता है, मिल्क ब्रीड रखता है, दूध देने वाले पशु को रखता है, तो वो इसके लिए इंश्योरेंस का काम करेंगे, फार्मर को सर्वाइव करवाए जाएंगे और उनकी डेली इनकम होती रहेगी। तो ये रोल था इंडियन इकोनॉमिक में एनिमल हस्बेंड्री का। रोल की बात करें तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है ना, गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है और ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई है। देखो सारी चीज़ें कैसे हो पाई है, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको मैं डिटेल में आपको एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट में ही कवर करवाऊँगा, ठीक है। क्यों कवर करवाऊँगा? क्योंकि ये रिलेट कर जाती है और चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो यहाँ पे हम जस्ट देख रहे हैं कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में इनका भी क्या रोल है। ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में शुरू किया गया था। ये 3 फेज़ में था। इसके कितने थे? 3 फेजेस थे इसके। मतलब 1970 से अगर ये शुरू हुआ, 1970 से 1980 पहला फेज़ था 10 साल का, फिर 1981 से 1986 ये 5 ईयर का जो इसका था, फिर 1986 से 1996 ये तीसरा फेज़ था। 3 फेज़ में चला। अब 3 फेज़ के बाद क्या हुआ, तो 1997 में इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आ गया था। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे कब आया था? 1997 में। और तब से लेके अब तक टिल नाउ जो है हम फर्स्ट रैंक पर हैं मिल्क प्रोडक्शन में। तो अब ये जो था एक तरीके से क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ कि पिछले 20-25 सालों में हम जो इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आ गया। तो ये रिवोल्यूशन हुआ, इसको नाम क्या दिया गया? वाइट रिवोल्यूशन नाम दिया गया। और इसके पीछे किसका हाथ था बोल सकते हैं? कौन इसके पीछे था बिहाइंड द ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवोल्यूशन? तो वर्गीस कुरियन साहब थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशंस का फादर इनको बोला जाता है। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। ये भी याद रखना, नेशनल मिल्क डे जो है इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ में मनाते हैं। सेकेंड चीज़, ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उनमें कंट्रीब्यूशन जो है कैसे हम वहाँ तक पहुँच पाए, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड, थर्ड वन है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये जो स्कीम है कब आई थी? ये आई थी 2005-06 में इस स्कीम को लाया गया था। 2005-06 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। ये स्कीम डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। अब ये स्कीम किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी के अंदर है। इसका मेन पर्पज़ क्या था? इसका मेन पर्पज़ था सेल्फ इम्प्रूवमेंट जनरेट करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की क्या देना? अपॉर्चुनिटी देना डेयरी सेक्टर के अंदर। मतलब इसके अंदर जो है फार्मर्स तो ये डेयरी सेक्टर के अंदर मतलब फार्मर तो क्या करते हैं, मॉडर्न जो डेयरी फार्म लगा सकते हैं, एनजीओ भी लगा सकता है, कंपनी भी लगा सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी लगा सकता है। तो ये स्कीम जो है उनको क्या करती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अपॉर्चुनिटी देती है। फिर क्या करती है? मेन पर्पज़ क्या रहता है? इसको मिल के प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसके प्रिजर्वेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी चीज़ आती है। पूरी स्कीम को डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? ये पे मेन पॉइंट ये है कि 2020-21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा।
किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करता है। और 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बजट का इशू था, बजट नहीं था, बजट अलोकेट नहीं किया गया, उसकी वजह से इस स्कीम को इस फाइनेंशियल ईयर में डिसकंटिन्यू किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया। इसके पीछे भी रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करना पहली चीज़, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करना, मतलब कि डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करना, और जो हम एनिमल्स को फीड और फोडर्स देते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सारे चीज़ें किस में आती हैं? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर आती है। और इसके अंदर और भी सब स्कीमें चलती है, पिक के लिए चलती है, एक्सटेंशंस प्रोग्राम इसके अंदर चलता है, सारा हम डिटेल में करेंगे। यहाँ जस्ट हमने लिस्टेड किया है क्योंकि यहाँ पे बात हुई है रोल क्या है एनिमल हस्बेंड्री का इंडियन इकोनॉमी में, तो ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये भी दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन रीज़न क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन रीज़न है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, समझिए। जब हम हाइब्रिड प्रोडक्शन क्या करते हैं, जब हमें ज़्यादा क्या चाहिए, मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हाइब्रिड ब्रीड जो है इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीड क्या करते हैं? इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जोटिक जो ब्रीड है वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा जाती। जो इंडिया का जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम विदेश से कोई नस्ल लेके आ जाते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि वो हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रीड है। इस इंडिजीनियस ब्रीड का एक्जोटिक ब्रीड से क्रॉस करके हम हाइब्रिड ब्रीड बनाते हैं, है ना, संकर नस्ल बनाते हैं। ये संकर नस्ल जो होती है वो अपने इंडिया में क्या होती है, सर्वाइव कर जाती है। इसका प्रोडक्शन भी क्या होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है, इंडिजिनस ब्रीड से ज़्यादा होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जनरली जो है यहाँ पे जितने फार्मर्स भी हैं या जहाँ पे डेयरी सेक्टर वाले लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीड यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रीड जो है ये क्या होती जा रही है, यहाँ पे लुप्त होती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है, हम बोल सकते हैं ये ख़त्म होती जा रही है। अब ये ख़त्म हो रही है, जब ये मान लो इंडिजीनियस ब्रीड ख़त्म हो गई, क्लियर है, जब ये इंडिजीनियस ब्रीड जो है ख़त्म हो गई तो क्या हम हाइब्रिड ब्रीड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस करवाने के लिए इंडिजीनियस ब्रीड की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्रॉस करवाने के लिए इंडिजीनियस ब्रीड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंडिजीनियस ब्रीड को बचाने के लिए, इसका डेवलपमेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए इसका कंजर्वेशन किया जाता है, इसको संरक्षण दिया जाता है इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन पर्पज ही क्या है, इस इंडिजीनियस बीज को, इंडिजीनियस जो ब्रीड है इसको बचाना, इसको कंजर्व करना, ठीक है, ताकि हम जो है एक्सोटिक ब्रीड से क्रॉस करवा के हाइब्रिड ब्रीड बना सके। क्योंकि हम ये करते जा रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीड ही यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीड ही हम यूज़ में ला रहे हैं, फार्मर्स भी और डेयरी सेक्टर वाले भी। तो इंडिजीनियस ब्रीड तो खत्म हो जाएगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो हम हाइब्रिड ब्रीड कहाँ से लेके आएंगे? सीधी सी बात है। तो इस इंडिजीनियस ब्रीड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। लाइव स्टॉक सेंसस सबसे पहला जो हुआ था 1919 में लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था। कब हो? हर 5 साल में होता है, एवरी 5 ईयर में, एवरी 5 ईयर्स में होता है। अभी कौन सा हुआ है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है कब, 2018 में, क्लियर है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा 2023 में होगा। नेक्स्ट जो है ई पशु पोर्टल। ई पशु पोर्टल क्या है? ई पशु हाट पोर्टल। अब ई पशु हाट पोर्टल से आप क्या समझ रहे हो कि भाई ऑनलाइन पशुओं की खरीदी बिक्री हो रही है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है? नहीं, ठीक है। अब आप जाओगे पोर्टल पे तो आपको दिखेगा भी कि इतने पशु सोल्ड हुए हैं, बेचे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज आपको डाटा भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मान लो आपके पास कोई काऊ है, वो हीट पे, हीट मतलब कि मेटिंग के लिए, मतलब हीट पे साइकिल कितना रहता है, 18 से 24 घंटे का, 18 से 24 घंटे का उसका साइकिल होता है। और उस दौरान में उसको क्या करना चाहिए, या तो मेटिंग करवानी चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना चाहिए। तो यदि आपके आसपास, आपको नहीं पता है कि आपके आसपास कोई अच्छा बूल है या आर्टिफिशियल सीमेन आपको मिल सकता है, अच्छा, आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, 18 से 24 घंटे, तो आप इस पोर्टल पे जाओगे, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके नियर अबाउट, आपके आसपास आपको जिस ब्रीड का, जिस नस्ल का बूल चाहिए या जिस ब्रीड का आपको
सीमेन चाहिए वो सारा वो सीमेन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये पोर्टल इंफॉर्मेशन बस देता है। क्लियर है? तो ये ई पशु हाट पोर्टल हो गया। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मान लो केटल की मीटिंग को हम क्या बोल रहे हैं? सर्विंग बोल रहे हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। एक्ट ऑफ मीटिंग इन केटल इज कॉल्ड सर्विंग। केटल की जो मीटिंग है उसको हम सर्विंग कहते हैं। देन एक्ट ऑफ मीटिंग इन पिग, तो सुअर की पिग की मीटिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्विंग, टपिंग, कपलिंग और कवरिंग। क्लियर है? ऐसे ही मैं आपको जब पढ़ाते जाऊंगा ना तो साथ में क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी थ्योरी कराऊंगा। एक टेबुलर एनिमल हस्बेंड्री में डेवलप करने वाला हूँ। जितनी भी टेबल्स है उसको क्वेश्चन के साथ लेके चलूंगा। तो टेबुलर आपके जो टेबुलर एनिमल हस्बेंड्री वो सारा जितने भी टेबुलर डाटा है वो सारा इसके साथ कंप्लीट हो। तो क्वेश्चंस क्या है कि जो केटल की मीटिंग है उसको हम सर्विंग कहते हैं, तो पिग की मीटिंग को क्या कहेंगे? तो मैं बता दूं, सर्विंग जो है काऊ की मीटिंग को कहते हैं, बुफेलो की मीटिंग को कहते हैं और गोट की मीटिंग को कहते हैं। टपिंग की बात करो तो ये सीप की मीटिंग को कहते हैं। कवरिंग की बात करो तो ये हॉर्स की मीटिंग को कहते हैं। बचा क्या ऑप्शन? कपलिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपलिंग जो है वो एक्ट ऑफ मीटिंग है। एक्ट ऑफ मीटिंग मतलब कपलिंग बोलते हैं पिग की मीटिंग की प्रोसेस को। क्लियर है? क्या बोलते हैं? कपलिंग। अब यहाँ पे पूरी एक टेबुलर डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये पूरा डाटा है। यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में, या एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है क्योंकि नाबार्ड में 40 ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चंस जो है चांसेस है यहाँ पे, मैं नहीं बोल सकता कि आएगा, बट यहाँ पे इस टेबल से क्वेश्चंस आने की टेबल 2 टेबल है यहाँ पे, एक में कवर नहीं हुआ, 2 में कन्वर्ट किया इसके। तो यहाँ पे देखिए क्या है चीज़ें सारी, केटल है, बफेलो है, सीप है, गोट है, पिग है और हॉर्स है। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हैं, जैसे केटल की स्पीसीज़ को क्या कहते हैं? बोवाइन कहते हैं। बफेलो की स्पीसीज़ को भी क्या कहते हैं? बोवाइन कहते हैं। सीप की स्पीसीज़ को ओवाइन कहते हैं। गोट की को कैप्राइन कहते हैं। पिग की स्वाइन या सूस कहते हैं और हॉर्स की इक्वाइन कहते हैं। क्लियर है? फिर ग्रुप, केटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, बफेलो के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। सीप जो भेड़ होते हैं, भेड़ का झुंड हम देखते हैं उसको हम फ्लॉक कहते हैं। अब कभी भी आपको भेड़ का झुंड दिख जाए ना तो उसको बोलना देखो फ्लॉक जा रहा है, ठीक है। क्या है? फ्लॉक ऑफ सीप, मतलब भेड़ों का झुंड जा रहा है। देन गोट को हम फ्लॉक भी बोल देते हैं और बंड भी बोलते हैं। पिग के अंदर ड्रू या स्टॉक बोला जाता है और घोड़े के अंदर पेक बोला जाता है। घोड़े के जो ग्रुप होता है उसको पेक कहते हैं। एडल्ट मेटल जो होता है, एडल्ट मेल जो होता है काऊ का, उसको बुल कहा जाता है। बफेलो को बफेलो बुल कहते हैं। सीप के जो एडल्ट मेल है उसको रेम या टेप कहा जाता है। गोट के एडल्ट मेल को बक कहा जाता है। पिग के एडल्ट मेल को बोर कहा जाता है और स्टालियन कहा जाता है हॉर्स के एडल्ट मेल को। काऊ की फीमेल एडल्ट क्या काऊ कहलाती है? सी बफेलो बफेलो की हो जाएगी। सीप की एडल्ट फीमेल को ईव बोलते हैं। बकरी की एडल्ट फीमेल को डोई और पिग की एडल्ट फीमेल को शो बोलते हैं और हॉर्स की एडल्ट फीमेल को मेयर कहते हैं। यंग मेल बुल काफ कहलाएगा, बफेलो काफ कहलाएगा। अब यहाँ पे रेम बोला तो रेम लेम हो जाएगा, यहाँ बक का बकलिंग हो जाएगा, बोर का बोरलिंग हो जाएगा और ये हो जाएगा कोल्ट। यंग फीमेल की बात करें तो हिफर काफ, ये टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। हिफर काफ क्या होता है, हिफर क्या होता है, सारे टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बफेलो हिफर काफ हो जाएगा, ईवलेम हो जाएगा, गोटलिंग हो जाएगा, गिल्ट हो जाएगा और फिली हो जाएगा यंग फीमेल। न्यू बॉर्न को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। यहाँ पे बफेलो काफ हो जाएगा। आप काव और बफेलो सिमिलरली है, बस बफेलो लगाना है। सीप के न्यू बॉर्न बेबी को लेम कहा जाता है। गोट के न्यू बॉर्न बेबी को कीट कहा जाता है। पिग का पिगलेट हो जाएगा या पिगलिंग और घोड़े का क्या हो जाएगा? फोल। नेक्स्ट जो है कास्टेटेड मेल, कास्टेटेड मेल बुलोक और स्टीयर कहते हैं। बुलोक और स्टीयर कास्टेटेड, जैसे मैंने बताया बुल और बुलोक में क्या डिफरेंस है। बुल जो होता है उसको मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं और बुलोक जो होता है जब उसको बधिया कर दिया जाता है, उसको कास्टेट कर दिया जाता है, मतलब उसके अंडकोश को नष्ट कर दिया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं बुलोक बोलते हैं। अब वो मेटिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, अब उसको हम क्या करेंगे? फील्ड के लिए यूज़ करेंगे, हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, रोड पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। बफेलो बुलोक हो गया। सीप में कास्टेटेड मेल को विदर कहा जाता है, गोट में भी विदर कहा जाता है, पिग में होग स्टेक कहा जाता है या बरो कहा जाता है और हॉर्स में गेल्डिंग या गेल्ड कहा जाता है। स्ट्राइल में सबका सेम है, स्पेड 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 कहते हैं। स्ट्राइल फीमेल मतलब कि जो बच्चा नहीं दे सकती उस फीमेल को हम स्ट्राइल फीमेल बोलते हैं। फीमेल विथ ऑफ स्प्रिंग, फीमेल विथ ऑफ स्प्रिंग मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो अपने काऊ के साथ रहता है, उसी को बोलते हैं फीमेल विथ ऑफ स्प्रिंग। तो काऊ के अंदर काऊ काफ 8 फुट, बफेलो के अंदर काफ 8 फुट, सीप में आ जाएगा सकलिंग, गोट में आ जाएगा सकलिंग,
पिग में आ जाएगा सकलिंग और हॉर्स में आ जाएगा फॉलेट फूड। पास्चुरेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे? पास्चुरेशन मतलब होता है बच्चा देने की प्रोसेस, ठीक है, बच्चा जन्म देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो काऊ के अंदर काविंग कहलाती है, बफेलो के अंदर भी काविंग कहलाती है, ठीक है, बच्चा देने की प्रोसेस। और सीप के अंदर लेम्बिंग कहलाती है, और गोट के अंदर किडिंग कहलाती है, पिग के अंदर फरोइंग कहलाती है, और हॉर्स के अंदर फॉइलिंग कहलाती है। मेटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? काव में सर्विंग, बफेलो में सर्विंग, सीप में टपिंग बोलते हैं, गोट में सर्विंग बोलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा था अभी, कपलिंग बोलते हैं, और कवरिंग हॉर्स के अंदर बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको कैसे याद करना है आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए, और एक कॉपी के अंदर एक ब्लैंक टेबल बना लीजिए, ये सारा की ब्लैंक रखिए और बिना देखे इसको भरने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए अच्छे से, इसको याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है रटने के लायक ही है। याद कीजिए और उसके बाद एक ब्लैंक टेबल बनाइए पेज के अंदर, ठीक है, ये रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, और फिर क्या कीजिए, यहाँ पे ब्लैंक रखिए। ब्लैंक रखने के बाद इसको अपने से भरने की कोशिश कीजिए, आप पूरा भर पा रहे हैं या नहीं। जो नहीं भर पा रहे उस पर टिक लगा दीजिए, इसको बार बार देखना है। क्लियर है? अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम डोमेस्टिक एनिमल के, कुछ साइंटिफिक नेम। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है, इंडिजीनियस काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है, एक्सोटिक काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है? तो एक इंडिजीनियस काऊ है हमारी और एक एक्सोटिक है, फॉरेन ब्रीड है। इंडिजीनियस काऊ को हम क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। क्या बोला जाता है? इंडिया है तो इंडिकस, ठीक है, एंड जो एक्सोटिक है उसको क्या बोला जाता है? बोस टार्सस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये क्या है? हम्प है, कुबड़ है इसके अंदर होती है इंडिजिनस के अंदर, और यहाँ देखो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे हम्प नहीं होती है। और बात करें तो ये इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ होती है, लंबे समय तक रहती है। इनकी जो लाइफ है शॉर्ट लाइफ रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहती, ठीक है। ये डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, सीधी सी बात है, डिजीज़ देसी है तो डिजीज़ रेजिस्टेंस होगी। क्या होती है? डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, ये इनमें रेजिस्टेंस पावर कम होता है। ये लो मेंटेनेंस काऊ है, ये हाई मेंटेनेंस काऊ है, ठीक है, इनका मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ता है, और ये लो मेंटेनेंस काऊ है। इनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, इनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसका जो आप देखोगे उधर जो है वो स्मॉल होता है, इसका उधर जो है लार्ज होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इनके। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए, तो जनरली आप देख के भी बता सकते हो क्या इनके अंदर डिफरेंस है, और मैं नोट्स के अंदर भी आपको डिफरेंस सारा डिफाइन करके दूंगा क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद बफेलो का क्या नाम है? वो इसका साइंटिफिक नेम बुबेलिस बोलते हैं बफेलो को। गोट को कैप्रा हिरकस, कैप्राइन इसकी स्पीसीज़ है, ठीक है। सीप को ओविस एरिस बोला जाता है, ओवाइन इसकी क्या है? स्पीसीज़ है, ठीक है। ये नाम सारे याद होना चाहिए आपको। फिर हैन की बात करें तो गैलेस डोमेस्टिका कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम हैन का क्या है? गैलेस डोमेस्टिका। और पिग का क्या है? सूस स्क्रोफा डोमेस्टिका। तो ये सारे नाम जो है आपको याद होने चाहिए, आप रट लीजिए, बार बार लिखिए, कुछ भी कीजिए, पर आपको ये याद होने चाहिए। क्लियर है? मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, मीन्स हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस। हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे कर पाएँ, यही होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, लेकिन 10-12 घंटे में जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। क्लियर है? नाउ एनिमल से रिलेटेड जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सारे हम आज ही डिस्कस करेंगे। पूरे करीबन 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, क्योंकि एक साथ पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर है? तो याद रखो ये कहाँ पर है? करनाल में, करनाल हरियाणा, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। क्लियर? फिर सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? अविका नगर। कहाँ पर है ये? अविका नगर में है। क्लियर है? फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, बफेलो का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ है? वो है हिसार, हरियाणा में। क्लियर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, गोट कहाँ पे है? मखदूम यूपी, मथुरा में है। मखदूम मथुरा यूपी के अंदर है ये गोट का रिसर्च सेंटर। सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इज्जतनगर, इज्जतनगर में है। क्लियर? सेंट्रल एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इज्जतनगर में। नेशनल इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इक्वाइन किसको बोला था हमने? हॉर्स के अंदर, हॉर्स की जो स्पीसीज होती है उसको इक्वाइन बोलते हैं। तो इसका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है?
नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, नेशनल इक्वाइन, ये भी हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में इसका रिसर्च सेंटर है। नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऊँट का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? ओबियसली राजस्थान होगा, पर राजस्थान में कहाँ? बीकानेर के अंदर, ठीक है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारा वाला जो है वो कहाँ पर है? तो वो है झांसी। झांसी कहाँ पर है? यूपी के अंदर। वहाँ पर क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ICR नॉर्थ ईस्टर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में, मेघालय के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। और लास्ट क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन योग, योग जो है वो कहाँ पर है? दिरंग, अरुणाचल प्रदेश। दिरंग अरुणाचल प्रदेश में योग का रिसर्च सेंटर है। तो ये सारा रिसर्च सेंटर आप याद कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, ठीक है। PDF कहाँ दूंगा? टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा। जितनी भी क्लासेस होगी सबकी PDF मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक कंबाइन स्टडी कर रहे हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड सारी स्कीम भी ख़त्म करेंगे हम। एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट के साथ सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जनरल एग्रीकल्चर का हमारा लोड जो है वो कम हो जाए। तो लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ब्रीड ऑफ सीप यूज्ड फॉर कारपेट। सीप की, भेड़ की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कारपेट के लिए जानी जाती है, जिसका उपयोग कारपेट बनाने में, जिसके ऊन का उपयोग, जिसके हेयर का उपयोग कारपेट बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है चोकला, हिसारडेल, जैसलमेरी और मांडिया। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और आपको ये जब PDF मिलेगी उस PDF में इसका आंसर भी दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि ब्रीड ऑफ सीप इज यूज्ड फॉर कारपेट। ये क्वेश्चन नाबार्ड में पूछा हुआ है, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है नाबार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 वाली एग्ज़ाम में। क्लियर? ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्या इसका आंसर होगा, और इसका आंसर आपको PDF जब मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। हम जैसा हमने जो प्लान डिसाइड किया उस प्लान के अकॉर्डिंग हम पूरा सारा जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, और भी आगे का जो पार्ट होगा वो भी साथ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।